इतलात है कि हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने जा रही है। ओगरा से समरी खुद वज़ीर आज़म ने मंगाई है। मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं पेट्रोल और डीजल के हवाले से कि 18 रुपये पेट्रोल कम होगा, जो जियो न्यूज़ के ज़राए से पता चला 33 रुपये डीजल कम होगा। क्या ये बातें दुरुस्त हैं? फौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया है। फिर इतलात आई कि IMF का प्रोग्राम भी बहाल होने जा रहा है। बहुत जल्द IMF की तरफ से इस हवाले से प्रेस रिलीज आ जाएगी कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, मगर क्या मामलात हैं जो तय नहीं पा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ। मुझे मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है सब पूरी आवाम की जिस बात पर नज़र है वो मैं आपसे पहले पूछ लूँ, क्योंकि इस वक्त एक अलग सी सिचुएशन है। पिछले 3-4 माह में ये होता था कि पेट्रोल पंप्स पे बहुत ज़्यादा रश होता था, मगर आज बिल्कुल सुनसान है। हालांकि आप टेलीविज़न पर हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि क्या वाकई बहुत ये फैसला हो गया कि 18 रुपये पेट्रोल पर और 33 रुपये डीजल पर कम करने जा रहे हैं? देखिए, ये फ़ैसला पाकिस्तान की सेटअप में प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं। मैं पेट्रोलियम की समरी मेज पे आ गई है, मैं थोड़ी देर में समरी प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भिजवा दूंगा, फिर वो जो फ़ैसला फरमाएंगे वो हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ी मुझे उम्मीद हूँ कि दोनों पेट्रोल में भी कमी आएगी, डीज़ल में भी कमी आएगी, केरोसिन में भी कमी आएगी और लाइट डीजल ऑयल में भी कमी आएगी। चारों चीज़ों में कमी आएगी इंशाअल्लाह। और ये आज रात 12 बजे से ही इम्प्लीमेंट होगा या ये कल से या परसों से इम्प्लीमेंट होगा? कब से इम्प्लीमेंट करने का इरादा रखते हैं? इस पर शाहज़ेब भाई थोड़ा सा एक मसला हो गया। वैसे तो हम थोड़ा देर से इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन क्योंकि ये ख़बरें बड़ी आ गई हैं और इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि ख़बरें थी कि पेट्रोल गिरने वाला है, तो डीलर्स ने थोड़ी सी परचेस कम कर दी है। जो 7,000 लीटर टन ख़रीद रहे थे मिसाल के तौर पर, वो 2,000 पे आ गए हैं। तो हमको ये ख़तरा है कि अगर बहुत देर इंतज़ार किया तो ये ड्राई आउट हो जाएंगे। हमारी कोशिश है कि इंशाअल्लाह कल से इसका इत्तलाक हो जाए। कल से, यानी कि आज रात 12 बजे। ये वज़ीर आज़म साहब का फैसला होगा। वज़ीर आज़म का फैसला होगा वैसे, मगर ये फिर आप वज़ीर आज़म साहब का फैसला होगा। मगर जो फौरी तौर पर हो रहा है, क्योंकि आप 15 तक इंतजार कर सकते थे, ओगरा की समरी आ जाती। ये जो 17 जुलाई को इलेक्शन होना है पंजाब में, उसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा नून लीग पर आ रहा है, उसके लिए कर रहे हैं। शाहज़ेब भाई 4 मरतबा 5 मरतबा ये खाकसार गुनाहगार आपके शो पे, दीगर शो पे आके पेट्रोल बढ़ा के चला गया है। तो उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि सियासत कर रहे हो। अब इंटरनेशनल मार्केट गिर रही है, क्या नून की वजह से गिर रही है? क्या अगर सिंगापुर में प्लेट्स गिर रहा है या ब्रेंट ऑयल गिर रहा है, तो क्या बाई इलेक्शन की वजह से गिर रहा है? मतलब अब ये चीज़ गिर रही है। और हमेशा 15 तारीख को, और मैं तो आज से मेरी मुराद थी कि वज़ीर आज़म साहब कल ये जो भी फ़ैसला फरमाएंगे, कल से, आज फैसला फरमाएं शायद, लेकिन कल ही इम्प्लीमेंट होगा। तो कल से मुराद नॉट 12 बजे आज, बल्कि 12 बजे कल। हम तो उसके हिसाब से ही चल रहे हैं। मतलब ये इलेक्शन से क्या ताल्लुक है इसका? वैसे फिर मुझे ये बताइएगा कि फिर ये भी कंसर्न्स हैं कि फैसले आप अभी कर रहे हैं, 17 के बाद रिवर्स भी कर देंगे। और ज़ाहिर 10 रुपये फ़ी लीटर जो लेवी है वो तो आपने हर महीने बढ़ाना है। इस महीने 10 रुपये पेट्रोल पर, 5 रुपये डीजल पर कर दिया था, तो 1 अगस्त से आपको वो भी तो बढ़ाना होगा। तो ये इलेक्शन के बाद इसको सबको रिवर्स तो नहीं कर देंगे आप? भाई जो लेवी 1 तारीख को लगाई थी गुज़िश्ता, वही लेवी लगी रहेगी पेट्रोल पे और डीज़ल पे। जो 5 और 10 थी उसको नहीं तब्दील कर रहे कोई। इसकी मतलब मुझे बताएं कि हर 15 को क्या प्राइस पाकिस्तान में नहीं होती? क्या हर 1 को नहीं होती? क्या ये 2 साल से रिवाज नहीं चल रहा? क्या PTI ने इस रिवाज को इंट्रोड्यूस नहीं किया? हम महीने महीने में करते थे, इन्होंने 15-15 दिन किया है। इसमें क्या सियासत का आंसर है? मेरी समझ से बाहर है। जब प्राइस बढ़ाते हैं तो सियासत किसी को याद नहीं आती। जब आप प्राइस कम हो रही है अल्लाह ताला की मेहरबानी से, क्या इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम नहीं हुई ऑयल की? हम वो पास ऑन कर रहे हैं। हम सारे के सारा इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म का हुक्म है कि हम पास ऑन कर देंगे, वो कर देंगे इंशाअल्लाह। ज़रा आवाम को पास ऑन हो, आवाम को रिलीफ मिले, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मगर मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि ये टेम्प्रेरी तो नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट में अब जब इंटरनेशनल मार्केट में जब कीमतें मज़ीद कम होंगी तो वो भी पास ऑन होंगी, या फिर ज़ाहिर आपको IMF का प्रोग्राम भी बहाल कराना है, आप उसको भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे, साथ साथ लेवी बढ़ाकर, सेल्स टैक्स बढ़ाकर ये कर रहे होंगे? शाहज़ेब भाई आप ये देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला जब इंटरनेशनल प्राइसेस कम होंगी तो जितना बेहतर हो सकेगा हम वो करेंगे और आवाम के खातिर हम ये रिलीफ देंगे। हमें कोई शौक़ नहीं है कि ज़्यादा टैक्स लगाएं। जो शौकत तरीन साहब और इमरान खान साहब स्केजूल दे के गए थे IMF को टैक्स लगाने का, हम उससे कम ही टैक्स लगाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है।
साहब आपने कहा ना कि खुश नहीं लग रहे, कंसर्न है एक, और कंसर्न ये है कि जो पॉपुलिस्ट डिसीजन होते हैं वो मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं, जिसका हम देख रहे हैं श्रीलंका में क्या हाल हुआ है। तो इसलिए कंसर्न ये है कि कहीं आप IMF के प्रोग्राम को एक दफ़ा फिर बाई इलेक्शन जीतने के लिए स्टेक पर तो नहीं लगा रहे। 100 यूनिट का जब हमजा शहबाज ऐलान करते हैं कि बिजली फ्री होगी तो उससे IMF नाराज़ तो नहीं हो रहा है। अगर आप पेट्रोल डीजल की कीमतों में IMF से जो वादे कर लिए हैं कहीं उसकी खिलाफवर्जी तो नहीं कर रहे होंगे, जिसकी वजह से IMF नाराज़ हो गया तो प्रोग्राम की बहाली तो नहीं मुतासिर हो जाएगी, ये कंसर्न है। देखिए, जो वादे मुस्लिम लीग नून करेगी, माफ़ कीजिएगा, जो वादे ये शहबाज शरीफ की हुकूमत करेगी, कोalition गवर्नमेंट करेगी, इस वादे पे हम खड़े रहेंगे। अल्लाह ताला की मेहरबानी से आप देखिएगा कि जो वादे हम करेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो पूरे करेंगे, बशमूल IMF के। जब पेट्रोल महंगा हो रहा था तो मैं एक दिन पे मैंने 60 रुपये पेट्रोल बढ़ाए हैं, 30 रुपये बढ़ाए हैं। आज जब कीमतें में कमी आ रही है तो अल्लाह की मेहरबानी से वो भी पास ऑन हम शहबाज साहब से रिक्वेस्ट करेंगे। वो शहबाज साहब ने बल्कि हुक्म दिया था कल के जल्दी करो और समरी लेकर आओ, तो वो भी पास ऑन होगा। तो इसमें कोई वो बात नहीं है, जो हम कहेंगे वो करेंगे। हम समझते हैं इस बात को। अब श्रीलंका वाली जो बात आपने करी बड़ी अहम बात है। देखें, जब मैं आया था तो उस वक्त बड़े नाजुक मसला था पाकिस्तान के लिए। हमको बहुत सारे पैसे दुनिया भर के वापस करने थे, हमारे पास इतने रिजर्व नहीं थे। अभी भी हमारे रिजर्व बिल्डअप नहीं हो रहे। पिछले महीने $7.5 अरब से ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट हुआ है, 7.5 अरब से हमको इंपोर्ट हुआ है। हमको इंपोर्ट कम करना है, एनर्जी का इंपोर्ट कम करना है, हमको हमारे डॉलर के रुपए के ऊपर प्रेशर है। वो सारी चीज़ें थी। श्रीलंका ने क्या किया, जनवरी फरवरी के अंदर जब इन लोगों के पास मुश्किल आई तो उन्होंने मुश्किल फैसले नहीं करे। उन्होंने जो है वो कहा कि IMF को खैर बात कह देंगे, उन्होंने कहा हम दुनिया के पैसे नहीं देंगे। लेकिन जो मुश्किल फैसले करने थे और अपनी आवाम के ऊपर भी महंगाई लेकर आनी थी या थोड़ी सी मुश्किल करनी थी, वो नहीं की। लिहाजा आज 470 रुपये का पेट्रोल श्रीलंका में हो गया है और 3000 रुपये का ब्लैक हो रहा है और 3 दिन से कम लाइन नहीं है। आज वहाँ पे अस्पतालें बंद हो रही हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही। अल्लाह ताला की मेहरबानी से शहबाज शरीफ की क़यादत के अंदर हमने मुश्किल फ़ैसले लिए। आज पाकिस्तान को ऐसा कोई डर नहीं है कि यहाँ पर खुदा न खास्ता पेट्रोल की लाइनें लगी हों। यहाँ पे आज अल्लाह की मेहरबानी से लोड शेडिंग भी नहीं हो रही है, हमको पेट्रोल भी मिल रहा है, पाकिस्तान में गैस भी मिल रही है। पाकिस्तान इज़ फंक्शनिंग लाइक अ नॉर्मल कंट्री दैट इट इज़। वैसा और ज़ाहिर जो मसला मैं यही कह रहा था कि श्रीलंका में जब मईशत के साथ सियासत हुई तो अवाम को आर्जी रिलीफ तो मिल गया और सियासतदानों ने उस पर बहुत ज़्यादा कोशिश की सियासत भी करने की और खुशियाँ भी मना ली, बट इवेंचुअली अवाम ही पे कर रहे हैं कि वो लाइनें लगा के खड़े हुए हैं, उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा है और जो आप कीमत बता रहे हैं उस कीमत पर जाकर मिल रहा है। तो मैं अभी भी पाकिस्तान के पास है $9.8 अरब के रिजर्व, हालांकि $2.3 अरब आपको अभी पिछले दिनों चाइना से मिले थे, सब तेज़ी से खत्म हो रहा है। 5 हफ्ते की दरामद के पैसे हैं हमारे पास, जैसे कि आपने कहा $7.7 अरब की हमने दरामदात की हैं। तो IMF के प्रोग्राम की बहाली ज़रूरी है, क्या क्यों नहीं बहाल हो रहा? MEFP आमतौर पर होता था तो ये अज्यूम किया जाता था कि इसको स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ही समझ लीजिए, मगर आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होकर दे रहा है, वो आप पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप बात एक करते हैं उसके बाद इकदाम दूसरे करते हैं, कहीं ना कोई सब्सिडी अनाउंस कर देते हैं। क्या वजह है कि IMF आप पर भरोसा नहीं करने को तैयार है, जिसकी वजह से स्टाफ लेवल आपका एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है? देखिए शाहजेब खानदार साहब, 2-3 बातें हैं। जैसे आप बार बार IMF का नाम ले रहे हैं, आप इस वक्त जो पाकिस्तान से डील करता है मिशन चीफ, उसका नाम तो नहीं ले रहे, आप IMF का नाम ले रहे हैं। आप आजकल जो खातून मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम तो नहीं ले रहे, पिछली वाली का भी नाम नहीं ले रहे। इसी तरह जब IMF भी हमसे डील करता है तो वो पाकिस्तान से डील करता है। अब अगर शौकत तरीन साहब ने वादा खिलाफ़ी करी हो, इमरान खान ने माहिदा तोड़ा, उनसे एक माहिदा करा कि मैं हर महीने 4 रुपये से बढ़ा के 30 रुपये तक टैक्स लेके जाऊंगा लेवी, मैं उसके अलावा 34 रुपये सेल्स टैक्स लगाऊंगा या 45 रुपये सेल टैक्स लगाऊंगा। अगर इमरान खान वो माहिदा तोड़ देता है, अगर कहता है कि मैं एमनेस्टी नहीं दूंगा लेकिन फिर अपने दोस्तों को एमनेस्टी दे देता है, अगर इमरान खान कहता है कि मैं बिजली में सब्सिडी नहीं दूंगा लेकिन फिर दे देते हैं, जब ये सब चीज़ें होती हैं तो वो पाकिस्तान के ऊपर भी उसका वज़न पड़ता है, सिर्फ इमरान खान के ऊपर नहीं पड़ता है। उनको पाकिस्तान के ऊपर थोड़ी सी मुश्किल हो रही है कि वो चीज़ें हमने नहीं की कि जो हफीज़ शेख ने हफीज़ शेख साहब ने जो वादे किए थे वो 4 साल में पूरे नहीं हुए, फिर उसके बाद शौकत तरीन साहब ने जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए, तो ये पाकिस्तान के ऊपर आता है। हैविंग सेड दिस, हमने एक नई इब्तिदा करी है, हमने मुश्किल फ़ैसले लिए हैं। 100 रुपये तक हमने पेट्रोल और डीजल में महंगाई लेकर आए। जब पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, तो हमने वो महंगाई पास ऑन करी, हमने पॉजिटिव टैक्सेशन की, हमने यहाँ पर सुपर टैक्स लगाया, कंपनियों के ऊपर 10%, वज़ीर आज़म के बेटों की फैक्ट्री के ऊपर टैक्स लगा, हमने दीगर और कंपनियों के ऊपर टैक्स लगाया, दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगाया। हमने पाकिस्तान के अंदर पिछले जो 3 महीने शहबाज शरीफ की हुकूमत
में थे, हमने 31% सेल टैक्स ज़्यादा जमा किया है, सॉरी टोटल FBR का रेवेन्यू ज़्यादा जमा किया है। तो हमने कुछ बेहतर करके दिखाया है, हमने कोशिश करके बजट डेफिसिट को कम करने की प्रोजेक्शंस दी हैं, हमने रेवेन्यू बढ़ाया है, हमने खर्चों के ऊपर एक हाथ रखा है। तो IMF को भी नज़र आ रहा है कि ये टीम जो है ये ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, ये दुनिया को भी नज़र आ रहा है, और तो मेरा ये ख्याल है इंशाअल्लाह ताला कि इसके नताइज नज़र आएंगे आपको 1-2 महीने में। तो ये मुआहदे की सूरत में क्यों नहीं नजर आ रहा है, ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की सूरत में क्यों नहीं नजर आ रहा है? अगर IMF को ये सब कुछ नजर आ रहा है, आप लोगों ने अब शरह सूद भी पाकिस्तान में 15% हो गई है, वो भी बढ़ गई, सब्सिडीज भी आप लोग खत्म कर चुके हैं, तो ये IMF को क्यों नहीं नजर आ रहा है? आपका क्यों नहीं एग्रीमेंट हो रहा? आज भी दिन में खबर आई थी कि बस आने वाली है, कोई प्रेस रिलीज आ जाएगी, वो अब नहीं आई, ये क्यों नहीं आ रही है? शादेब खान साहब, हमारी IMF से जो मुज़ाकरात थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब IMF जो है वो अपने अंदरूनी प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस के थ्रू गुज़र रहा है। अब जो अगली जो मूव होगी वो IMF की तरफ से होगी, वो खुद उसका अनाउंसमेंट करेंगे। ये मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ इसके बारे में। वैसे मगर वो मूव कब तक एक्सपेक्टेड है? क्योंकि आज ज़ाहिर दिन में ये खबर थी जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट ने तो रिस्पॉन्ड किया और तकरीबन 600 पॉइंट्स तक का उसमें इजाफा देखा गया, तो और इसी खबर के एंटिसिपेशन में देखा गया। मगर मसला ये कि 1.5-2 हफ्ते से मार्केट में खबर आती है और फिर अचानक गुम हो जाती है, फिर सवाल पैदा होता है और आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है। आप कन्विंस नहीं कर पा रहे IMF को, आपकी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है। भाई देखिए, मैंने खुदा न खास्ता किसी से ये नहीं कहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ कि IMF से मैं मज़ीद इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा हूँ, कोई आउटस्टैंडिंग इशू इस वक्त नहीं है। IMF अपना इंटरनल प्रोसेस कर रहा है। अगर जो इंटरनल प्रोसेस पे ये चीज़ हो जाती है तो ठीक है, अगर कोई मज़ीद उनके पास कोई बात होगी करने की तो वो कर लेंगे हमसे मज़ीद बात, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि कोई अब मज़ीद इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत रह गई है। मेरा ये ख्याल है कि अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह खैर करेगा और कोई ना कोई IMF की तरफ से मुस्बत बयान आ जाएगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो IMF की डिमांड्स थी, जो मामला थे जिसकी वजह से एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, वो सारे मामला हो चुके हैं। अब इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं है, कोई ऐसी डिमांड नहीं है उनकी जो पेंडिंग है आपकी तरफ ये और आपने पूरी करनी है, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, उनका इंटरनल रिव्यू चल रहा है। इस तरह आप समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें जो उन्होंने कही थी वो हम मान चुके हैं और कुछ चीज़ों पे हमने उनको मना लिया है, तो मज़ीद कोई मसला नहीं रहा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम समझ रहे थे कि वो इस वक्त पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, मईशत के लिए बेहतरी के लिए नहीं है, तो हमने IMF से दलील करी है, वो दलील के बारे में उन्होंने बात मानी है हमारी, तो कहीं वो हमारी बात माने, और ज़ाहिर है कि बहुत सारी जगहों पर हमने उनकी बात मानी है। सारी सिचुएशन में जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में खबर हो कि IMF के प्रोग्राम बहाल होने की खबर आ रही हो, मगर साथ ही पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉन्ड है उस पर जो यील्ड है वो 40% पर चली जाए और रुपया गिरकर 211 का हो जाए, ये सारी चीज़ें आपस में सिंक्रोनाइज नहीं करती हैं। स्टॉक मार्केट तो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करे, मगर जो IMF प्रोग्राम की बहाली ना होने की वजह से रुपया प्रेशर में था वो और प्रेशर में आ जाए, इंटरनेशनल बॉन्ड्स पाकिस्तान की यील्ड और ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट्स का कॉन्फिडेंस नहीं है या क्या वजह है इसकी? खानदार साहब, रुपया जो है वो डॉलर के सामने बिल्कुल आज कमज़ोर रहा है, लेकिन अगर आप देखें कि डॉलर जो है वो यूरो के सामने भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और जो डॉलर एक डॉलर जो था, एक यूरो जो था वो $1.20 के बराबर होता था, आज वो पैरिटी के नीचे आ गया है। आज यूरो 99 सेंट्स में हो गया था, तो डॉलर जो है उसने बहुत स्ट्रेंथ पकड़ी है। तो अगर आप रुपया को देखें तो बास्केट ऑफ करेंसीज़ के सामने तो हमने इतना डिवैल्यू नहीं हुआ है हमारा, एक्चुअली पाउंड के सामने या यूरो के सामने या जापानीज येन के सामने हम ठीक खड़े हैं, लेकिन डॉलर एक इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा, ये पिछले वीकेंड पे जब से ईद की उस पर बंद हुई है तो डॉलर जो है वो 2.3% बास्केट ऑफ करेंसीज़ के सामने बढ़ा है, जबकि पाकिस्तानी रुपये के सामने 1.2% बढ़ा है। तो हम एक्चुअली हमारी करेंसी अगर देखा जाए तो एक्चुअली बास्केट ऑफ करेंसीज़ के सामने 1.1% बढ़ी है। तो डॉलर की तो एक डिफरेंट हुआ है कि डॉलर की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई है कुछ दिनों से, जिसकी वजह से ये तेल की कीमतें भी गिरी हैं क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, जिसका फ़ायदा इंशाअल्लाह ताला कल आवाम को मिलेगा। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, तो ज़ाहिर है स्टॉक मार्केट ने ये रिएक्ट किया होगा IMF की ख़बर पे, और अगर अल्लाह ने चाहा और ये बात दुरुस्त साबित होती है और मेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाती है तो इंशाअल्लाह ताला फिर अल्लाह खैर करेगा। वैसे अगर देखिए मसला है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि ओहदा वही
रहता है वज़ीर ख़जाना का, मगर शख्सियत बदल जाती है। मिस्टर इस्माइल साहब, इसी किस्म की लॉजिक के जो दूसरी बास्केट ऑफ करेंसीज़ हैं उसके मामले में रुपए के गिरने की मिसालें मैं पहले भी सुन चुका हूँ, मगर जो पाकिस्तान का रुपया गिरा है वो फंडामेंटली ज़्यादा गिरा है। उसके फंडामेंटल रीजंस भी बहुत ज़्यादा अलग हैं। हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं, इंटरबैंक में प्रेशर आ रहा है, कोई दूसरी करेंसी नहीं है जो पिछले 3 महीने में डॉलर के मुकाबले में 25-26 रुपये गिर गई है। इसके अलावा पिछले 4 साल में 100% से ज़्यादा गिर गई है, हमारी करेंसी गिर गई है। तो हम डॉलर से पैक्ड हैं और हमारे फंडामेंटली रीजंस अलग हैं। और अगर दूसरी करेंसी गिरती भी रही और अगर कुछ अच्छी खबर आ जाती है तो आपको पता है रुपया संभल जाएगा, बेशक दूसरी करेंसियां गिर रही हो, तो वो अच्छी खबरें क्यों नहीं आ रही हैं, उसका रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा? देखिए, मैं जो बात कर रहा था खानदार साहब, वो सिर्फ इस वीकेंड की बात कर रहा था, ये थर्सडे से ईद के बाद के उस पर डॉलर 2.3% बढ़ा है दूसरी करेंसीज के सामने। मैं 3-4 महीने की बात नहीं कर रहा था। ये बात दुरुस्त है कि पिछले 4 साल में रुपया जो है वो बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हुआ है, इस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपका एक्सपोर्ट जो है वो 30 बिलियन का 31 बिलियन का हो और अगर आपका इम्पोर्ट जो है वो तकरीबन 80 बिलियन का हो और आपका एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ 40% फाइनेंस कर सकता है आपके इंपोर्ट को। हम जब 18 में छोड़ के गए थे तो भी कोई ज़्यादा नहीं था, 42-45% था, वो 42 से 45 से 40 हो गया है। तो जब आपका एक्सपोर्ट ही ना कर सक रही हो कंट्री और आपकी रुपए की डिमांड इतनी ज़्यादा और डॉलर्स की, तो मसला तो आएगा। उसके बाद जब एनर्जी इतनी महंगी हो जाती है, आप ये देखिए कि 20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा 25 बिलियन की जो एवरेज पर चल रही है, वो तो इस वक्त पिछले महीने 3.7 बिलियन की तो हमने एनर्जी इंपोर्ट करी है। जब आप ऑयल की, LNG वगैरह को 25-25, 30-30 बिलियन की इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपका रुपया तो प्रेशर में आएगा। अब अगर 120, 125, 139 डॉलर तक का बैरल ऑफ ऑयल रह चुका है जो कि 60-70 का होता था, तो उससे फ़र्क तो आएगा। जब से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है तो ये आप देखें कि डॉलर जो ऑयल जो है वो बढ़ता गया 140 तक पहुँचा, लेकिन फिर अब नीचे आ गया अल्लाह की मेहरबानी से, जिसका समर इंशाअल्लाह ताला अवाम कल देखेंगे। लेकिन बहुत चैलेंजिंग इन्वायरमेंट था। एक खान साहब की इनकॉम्पिटेंस अपनी जगह पे थी जो छोड़ के गए थे कि 4 साल के अंदर वो, मतलब इस वक्त हम जब आए तो ना कोई LNG का सौदा था, ना लॉन्ग टर्म, ना इवन तेल का सौदा नहीं था लॉन्ग टर्म, ना गैस का, ना डीजल का। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं और इस वक्त जो सबसे बड़ी बात थी कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना था, हमने अपनी सियासत को सीरियसली, मैं आपको बताऊँ कि कॉम्प्रोमाइज़ करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। हम आज भी उसी कोशिश में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम समझ रहे हैं कि थोड़ी सी कामयाबी हुई है। हाँ, मुझे पता है कि 2-3 महीने मुश्किल निकलेंगे। मुझे नहीं पता कि पिछले प्राइम मिनिस्टर्स क्या कह रहे थे और क्या शक्लें थी या शक्लें बदलें या नहीं, लेकिन मैं इस पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर IMF के पास भी गया हूँ, जो भी पिछले हुकूमत ने किया है, हमने उसका सद्देबाब निकाला है, हमने सही बात करी है, सब्सिडीज़ ख़त्म की हैं और आज इधर खड़े हैं कि जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया, हम श्रीलंका की तरह नहीं होने जा रहे। मगर कितने अरसे के लिए आपके ख्याल में यह खतरा टला है? क्योंकि पाकिस्तान की जो आपके इकदाम के बावजूद दरामदाद तो नहीं कर्टेल हो पा रही हैं। 7.7 अरब डॉलर्स की जो दरामदाद है जून के महीने में, और ये मेजर्स के बावजूद है जो आपने किया, इकोनॉमी को स्लो डाउन के मेजर्स के बावजूद है जो आपने किया, जो कि स्टेट बैंक के मुताबिक उस तरीके से अभी तक स्लो डाउन नहीं आ पा रहा है इकोनॉमी में भी। तो कैसे आप ये इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? इंपोर्ट्स तो कर्टेल नहीं कर पा रहे हैं आप। देखिए शाहजेब खान साहब, ये अगर इंपोर्ट्स को आप 2 हिस्सों में तोड़ लें तो हमने 15% इंपोर्ट का ट्रेड कर लिया है नॉन एनर्जी को। एनर्जी जो है वो 120% बढ़ गई थी। इस महीने हम एक LC को ट्रैक कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस महीने इंशाअल्लाह ताला हम, जो पिछले महीने 3.7 बिलियन था, मेरी ख्वाहिश तो है कि हम 2.5 बिलियन के अंदर ये सब चीज़ें कर लेंगे। तो मेरा जो इंपोर्ट है वो इंशाअल्लाह 6 बिलियन तक पहुँच जाएगा और 6 बिलियन पे आई एम ओके, 5.5 पे आई वुड बी वेरी कंफर्टेबल। जो लेकिन या मेरी कोशिश है कि वहाँ से 3 बिलियन के ऊपर आ जाऊँ, 3 बिलियन का इंपोर्ट लेकर आऊँ। तो हम दोनों पैक्स पे कोशिश कर रहे हैं इंपोर्ट कम करने की। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि इस महीने जुलाई के अंदर 6.5 बिलियन के ऊपर इंपोर्ट नहीं होगा। वैसे अगर आप 6 अरब डॉलर पर ले आते हैं, साल का 72 अरब डॉलर, उस सूरत में तो आप कंफर्टेबल हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान की माहाना एक्सपोर्ट्स आप 3 अरब डॉलर पर ले जाएं, रेमिटेंसेस भी इसके आसपास आ रही हों, तो ज़ाहिर एक कंफर्टेबल पोजीशन बनती है, बिल्कुल बैलेंस बनता है। मगर अगर जो ग्लोबल रिसेशन के खतरात हो रहे हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर ऑयल भी गिर रहा है डिस्पाइट जो सिचुएशन है इस वक्त रशिया में, उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस पर भी तो हिट आएगी। और वो जो हिट आएगी वो बैलेंस ऑफ कर पाएगी आपका जो इंपोर्ट्स में कमी है उसको? देखिए खान साहब, कोई भी चीज़ बगैर उसके तो नहीं आती। अगर आप ऑयल इसलिए गिर रहा है, लोग कहते हैं कि वेस्ट के अंदर थोड़ा सा रिसेशनरी इन्वायरमेंट आ गया है। अगर वेस्ट में रिसेशन इन्वायरमेंट आ गया तो हमको ऑयल का ज़रूर फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हमको दूसरी तरफ नुकसान भी हो रहा है कि हमारा जो हमारा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है वो शायद थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। हमको इसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए हुकूमत को
जो कर रही है कि एक तो ये कि एनर्जी की फरामी यकीनी बनाएं, दो ये कि हम एनर्जी को इनको कंपैरेटिव मार्केट्स पे दें, और जो भी हम एक्सपोर्ट्स के अंदर अगर ज़रूरत हुई हमको तो हम इनका कोई एक्सपोर्ट्स के रिबेट्स कर देंगे, इंसेंटिव्स कर देंगे। हम इस पे बात कर रहे हैं। आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला कि हम एक्सपोर्ट्स को नहीं छोड़ेंगे, और हमारा जो एक हमारी जो कोशिश है कि जो एक्सपोर्ट को थोड़ी सी बढ़ाएं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाएं, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इसमें कामयाब होंगे। वैसे मगर इस सब में जो महंगाई है, आपने 11.5% का टारगेट रखा था, बजट के दिन आप आए, हमने सवाल किया कि 11.5% तो अनरियल लगता है, आपने भी एक्सेप्ट किया कि आप पूरी इस तरह श्योर नहीं है इस पर। स्टेट बैंक ने 18 से 20% कहा है कि तवक्को है, आपने 5% की तरक्की रखी थी, वो 3 से 4% की तरक्की देख रहे हैं, 15% की शरह सूद है, तो एक बड़े ही मैसिव इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ जा रहे हैं हम। देखिए खानदार साहब, पाकिस्तान के अंदर बूम एंड बस्ट साइकिल तो आई हैं, मतलब ये मिफ्ता इस्माइल ने तो इन्वेंट नहीं करी हैं, ये तो आपको पता है कि शुरू से ही होती थी। और उसकी वजह ये थी कि हमने कभी भी इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं की। पिछले साल भी हमने टर्फ के अंदर जो है वो अमीर लोगों को पैसे दिए हैं, जिसकी वजह से आपका करंट इकॉनमी तो चल गई लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया। वह आप फिर सस्टेन नहीं कर सकते, आप फिर मईशत थोड़ी सी स्लो करनी पड़ रही है। लेकिन अब इस बार जो शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश करी है, जो हमने अगेन देखें, हमारे लिए बड़ा आसान था, हम सेल टैक्स थोड़ा सा बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने सुपर टैक्स लगाए, दीगर टैक्सेस लगाए, जहाँ से हम समझते हैं कि थोड़ा कैपिटल फॉर्मेशन पर नुकसान आएगा, लेकिन हम समझ रहे हैं कि इससे हमारा इंपोर्ट का कम होगा, इंपोर्ट का हजम कम होगा, और इंशाअल्लाह ताला हम इस जो पैसे थोड़े से एग्रीकल्चर में लगा रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, थोड़ा सा हम अर्बन पुअर को ज़रा सा अगर वेल ऑफ कर सकते हैं तो वहाँ से हम लोकल कंजम्पशन बढ़ाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे। देखें, जो दूसरे ममालिक भी कर चुके हैं, हिंदुस्तान भी कर चुका है, बांग्लादेश भी कर चुका है, चीन और वियतनाम वगैरह कर चुके हैं, जो एक्सपोर्ट करके अपनी मईशत बढ़ाते हैं। हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, और ये हमारी बड़ी खामी है। और जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे तो मैं आपको सच बताऊं कि सिर्फ एग्रीकल्चर भी काम नहीं कर सकेगा, और कंजम्पशन लेड ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। वी एज अ नेशन विल हैव टू एक्सपोर्ट, एंड दैट इज़ व्हाट इंशाअल्लाह ताला इस साल हम इसका आप देख के जाएंगे कि बुनियाद डाल के जाएंगे। साहब, उसमें मुझे ये बताएगा कि एक जो इशू आ रहा था वो ये कि IMF को एतराज़ है इस बात पर कि एंटी करप्शन लॉस पाकिस्तान के ठीक नहीं है नैब तरामीम के बाद, और वो उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है आपके साथ कि एंटी करप्शन लॉस को सख्त किया जाए। क्या ये भी वजह बन रही थी कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, और ये क्या पहली दफ़ा उनकी तरफ से डिमांड की गई जो कि आप लोगों से की गई क्योंकि आपने नैब तरामीम की? नहीं, ये काफ़ी अरसे से था, कोई डिपार्टमेंट जो था वो करने के लिए तैयार नहीं था। कोई लॉ मिनिस्ट्री कहती थी कि कोई और करे, कोई और करे, कोई और करे। हमने तो, मैं तो बड़ी खुशी से, मैंने तो, इन्होंने ये नहीं कहा कि नैब के लॉस के बारे में बात नहीं करी, इन्होंने ये कहा था कि एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट लिखें कि नैब के कि डायग्नोस्टिक रिपोर्ट लिखें कि एंटी करप्शन लॉस की क्या इफ़ेक्टिवनेस है और क्या होना चाहिए। तो मैंने IMF को कहा कि मुझे तो ये बड़ी खुशी है आपने ये बात की, मैंने इसमें 2 चीज़ें और गुजारिश की कि ऐड कर दो। एक तो ये कि नैब के लॉज या एंटी करप्शन के जो एफर्ट्स थे, क्या उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन के लिए यूज़ किया जा सकता है या किया गया है। और दोयम ये कि क्या हमने सिर्फ एंटी करप्शन के लॉज इस तरह बनाने हैं कि हुकूमत जो है वो मुंजमद होकर रह जाए। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आज हम $4 के गैस इसलिए नहीं है हमारे पास कि पिछली हुकूमत ने नहीं ली, और पिछली हुकूमत में कोई मतलब वो नहीं था उनकी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खुदा न खास्ता नीयत ख़राब थी, लेकिन पिछली हुकूमत ने नैब के डर से नहीं ली। लेकिन क्योंकि उनके वज़ीर आज़म थे, वो बड़े शौक़ से अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को नैब का इस्तेमाल करके बंद करते थे बेगुनाह लोगों को, तो वो कुछ कह भी नहीं सकते थे। लेकिन नैब के डर से उन्होंने कितने फ़ैसले नहीं किए जो कि मुल्क के हक़ में थे। 2007 से एक SME बैंक है जो नुकसान कर रहा है, 2008 से उसको आप ऑक्शन पर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप 23 साल से फेल हो गए। रूजवेल्ट होटल जो है वो 1996 से प्राइवेटाइजेशन के अंदर है, वो पता नहीं 30 साल से नहीं कर सके आप। तो आपके कवानीन जो हैं फरसूदा है, आपके कवानीन में सुकुम है, तो आप सिर्फ जो है वो हर वक्त नैब एंटी करप्शन करते रहेंगे तो इफ़िशेंसी ऑफ हुकूमत किधर जाएगी, इफेक्टिवनेस ऑफ हुकूमत किधर जाएगी। तो ये भी हमने देखना है। इस वक्त हमारे पास एक दोस्त मुल्क आया और हमें कहा कि तुमको पैसों की ज़रूरत है तो हमको $1 बिलियन के $2 बिलियन के अपने शेयर बेच दो। हमको इजिप्ट में 2 हफ्ते में बेच दिए। हम 3 महीने से लगे हुए, हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जिसके थ्रू बेच सकें हम। यहाँ पे एक सिर्फ आपको ट्रांजैक्शन एडवाइज़र हायर करने के लिए 91 दिन लगते हैं, 91 डेज़। सो ये इस मुल्क के क्या कवानीन बनाए हुए हैं आपने। तो जब IMF से हमने बात की कि आप रिपोर्ट अगर लिख रहे हैं, हम तो बड़े खुशी हैं, तो वो रिपोर्ट हम इंटरनेशनल एक्सपर्ट से लिखेंगे जो ये भी बात करेगी कि इफ़िशेंसी
और एंटी करप्शन को देखेंगी, एंटी करप्शन एंड पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को देखेगी, और ये भी देखेगी कि एंटी करप्शन के लॉस पाकिस्तान में इतने अरसे से करप्शन कम हुई है क्या। यहाँ पे आप 190 मिलियन पाउंड तो लोगों के वापस कर देते हैं, फिर आप एंटी करप्शन कहाँ कम हुई है पाकिस्तान में, करप्शन कहाँ कम हुई है। मुझे साथ में ये बताइएगा कि जो कुछ प्रोग्राम्स हैं जो ज़ाहिर गरीबों के लिए हैं, निचले तबके के लिए हैं, मेरा घर, कामयाब पाकिस्तान, कामयाब जवान, शौकत तरीन साहब ने कहा कि आपने ये प्रोग्राम्स जो हैं वर्चुअली बंद कर दिए हैं। इसके अलावा जो मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम है उसके हवाले से तो हमें लोगों की भी शिकायत जब मौसूल हुई और हमने स्टेट बैंक से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि अगस्त के आखिर तक हमने इसको होल्ड कर दिया है। मतलब ये तो बाकायदा तौर पर जो निचला तबका है उनको घर देने की स्कीम है, रोज़गार की स्कीम है, इसको क्यों आप बंद कर रहे हैं? इस पर IMF को क्या एतराज़ हो सकता है? कोई IMF का एतराज़ नहीं है, ये इस पर पूरी जिम्मेदारी मेरी है। देखें, एक तो ये कि माइक्रो लोन्स थे उसको कोई बंद नहीं किया, ना उसको रोका गया है, वो एकदम चल रहा है। कामयाब पाकिस्तान जो भी उसको बोलते थे वो बिल्कुल चल रहा है, उसके अंदर बिल्कुल नहीं रोका गया। ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस लोन देती हैं लोगों को, और वो छोटे छोटे लोन्स होते हैं। उसके बाद दो और प्रोग्राम्स हैं, एक कामयाब जवान प्रोग्राम था जिसके अंदर हुकूमत जो है वो 1% पे बैंकों को लोन देती है और बैंक 9% पे उस नौजवान को लोन देते हैं, यानी कि बैंक को 8% का आर्बिट्राज मिल रहा है, और हाफ ऑफ द रिस्क इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, डिफॉल्ट रिस्क। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो नौजवान को फ़ायदा हो ना हो, बैंक को माशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बैंकर ने बनाया हो प्रोग्राम बैंकरों के फ़ायदे के लिए। तो मैंने इसको प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू नहीं करूँगा, मैं इसको ज़रा सा फिर से सोचूंगा, और स्टेट बैंक से ही मैंने गुजारिश करी कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे रिपोर्ट दो, और इनफैक्ट वो दे चुके हैं कुछ उसकी रिपोर्ट, कि जिसके अंदर हम कम से कम ये जो बैंकों को 8% आर्बिट्राज मिल रहा है विदाउट टेकिंग ऑल द रिस्क, इसके बारे में थोड़ी बातचीत करें। इसी तरह जो हाउसिंग का प्रोग्राम था, और मैंने भी देखी हैं हमारे बहनों की और भाइयों की टेपें जिसके वीडियो मैसेजेस, और वो बात एकदम उनकी दुरुस्त है। उसके अंदर भी ये था कि हुकूमत जो है वो उनको तो 2% पे दे रही है इंटरेस्ट, उनसे तो ले रही है, लेकिन जो बैंकों हैं उनको 19% इंटरेस्ट दे रही है, और 17% जो है वो बैंक का नफ़ा है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इस साल हम 10 अरब रुपए से ज़्यादा सब्सिडी देंगे सिर्फ 80 अरब रुपए के लोन्स के ऊपर, और वो 20 साल तक देनी होगी। तो मैं 200 अरब रुपए दे चुका हूँगा 20 साल में, चलो नेट प्रेजेंट वैल्यू उसकी कम होगी 80 अरब के लोन पे, और अगले साल अगर मैं 200 अरब का लोन लूँ तो फिर मैं कहाँ से ये हैंडल कर सकूँगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो खान साहब करके गए थे, जिसके अंदर उन्होंने बिल्कुल प्लानिंग नहीं करी कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, बस उन्होंने प्रोग्राम अनाउंस कर दिया। इसके अंदर भी बैंक को अगर 17% मिल रहा है तो कोई पूछने वाला तो होना चाहिए ना कि भाई आपको 17% मिल रहा है और आधा रिस्क तो आपका वर्ल्ड बैंक ने उठाया हुआ है, वो उसकी डिपॉजिट री इंश्योरेंस ने उठाया हुआ है। तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम को होल्ड पे डाला है, ख़त्म नहीं किया। और ये जो कंप्लेन आ रही है कि एक्सपायर हो जाएगा, तो मैं एक्सपायर नहीं होने दूंगा। जाहिर है कि उसके जिनका लोन अप्रूव हो गया उनकी टर्म एक्सटेंड कर दूंगा। नहीं, जिनका अप्रूव हो गया बस उसका मसला ये आ रहा है, जो शिकायत आ रही हैं, और आपने कहा, आपने खुद ने भी देखा है, जो शिकायत आवाम की आ रही है कि उनका लोन अप्रूव हुआ और उन्होंने उसके अगेंस्ट एक घर बुक करा के एडवांस दे दिया। अब अगर बैंक की तरफ से इसको अगस्त तक होल्ड कर गया और उनका एडवांस डूब जाएगा, तो इसलिए कम से कम जिन लोगों का अप्रूव हो गया है उनके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म तो बनाया ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसकी वजह से गरीब लोगों का पैसा ना डूब जाए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और ये 2 महीने जो है वो तो मैक्सिमम टाइम है। लाइक आई सेड कि जवान वाला प्रोग्राम था, उस पर सिर्फ 2 हफ्ते दिए हुए थे इन लोन्स का, और वो तो 2 हफ्ते के अंदर उससे पहले रीडिज़ाइन हो गया है। हमारी वज़ीर आज़म की मामिन और वज़ीर है हमारी शज़ा ख्वाजा साहिबा, ये इसको देख रही हैं सारे यूथ प्रोग्राम्स को। ये इससे, और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो थे मियां नवाज शरीफ ने जो इंट्रोड्यूस किए थे, ये उसी की कड़ी है, एंड वी आर वेरी हैप्पी। सबसे पहले ये यूथ प्रोग्राम हमने इंट्रोड्यूस किया था, तो हम इसको आगे लेके चलेंगे। लेकिन अगेन इसका फ़ायदा, ये शाहजेब खानदार साहब आप ये बात को समझते हैं ना कि इसका फ़ायदा यूथ को होना चाहिए या स्मॉल होम ओनर्स को होना चाहिए, इसका फ़ायदा सिर्फ बैंकों को नहीं होना चाहिए। मुझे साथ में ये बताएगा कि ज़ाहिर पहले IMF को एक एतराज़ था जो पेट्रोल डीजल की सब्सिडी है कि ये आपने क्या किया है, अनटारगेटेड सब्सिडी है, जिसकी जितनी बड़ी गाड़ी है उसको ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है। आप खुद इस बात पे बड़े मोतरज़ थे, मगर जो 100 यूनिट तक की पंजाब में बिजली अनाउंस हुई है, इस पर क्या IMF को एतराज़ है? क्योंकि तो टारगेटेड सब्सिडी है, गरीब आदमी के लिए है। जी, IMF ने मुझसे बात ज़रूर की थी इसके बारे में, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन हमने IMF को ये बता दिया कि एक
ये बजटेड सब्सिडी है, उसके बाद भी पंजाब हुकूमत सब्सिडी के ये देने के बाद भी 100 अरब रुपया जो इन्होंने सब्सिडी की मद में रखा है, इसके बाद भी वो 125 अरब रुपए का बजट सरप्लस दे रहे हैं। तीसरी चीज़ है कि इसमें वफाकी हुकूमत एक दैला भी नहीं डाल रही है, हम कोई पैसे नहीं डाल रहे, सारे के सारे पैसे पंजाब हुकूमत डाल रही है। तो अगर कोई भी हुकूमत डाले वो उनकी मर्ज़ी है, मैं उस पर कोई एतराज़ नहीं कर सकता हूँ। और ये बात मैं ऐसे ही आपको बता दूं कि ये गरीब तरीन कंज्यूमर्स के लिए है, 100 जो कि सारा साल 100 यूनिट से कम लेते हैं। ये वो लोग नहीं है कि जो 6 महीने जो है वो 400-500 यूनिट लेते हैं और एयर कंडीशन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सर्दियों में जो फिर एसी बंद हो जाता है तो यूनिट कंजम्पशन कम हो जाती है। ये वो लोग हैं जिनके घर में एक पंखा, 2 पंखे, 2 बत्ती लगी हुई होती हैं। और इनको पंजाब हुकूमत ने ये सोचा है कि इस महंगाई के ज़माने में कुछ अरसे तक इनकी ज़ख्मों पर मरहम रखें। मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई बुरी बात है या IMF को भी कोई ऑब्जेक्शन है। जब मैंने समझाया तो दे वर ओके विद इट। चलो समझ में आ गई। लास्ट क्वेश्चन, ये शरह सूद कहाँ जाती है आप देखते हैं? आज काइबोर ने 20 साल का हाई हिट किया है, आप टी-बिल्स ऑक्शंस में भी देख रहे हैं कि 15% हो गई है शरह सूद, मगर मार्केट फिर भी कहीं ना कहीं एंटिसिपेट कर रही है कि शायद शरह सूद में ज़्यादा इजाफा होगा। देखिए कादर साहब, मुझे सचमुच एक तो मुझे पता नहीं है। मैं एक तो स्टेट बैंक अब ऑटोनॉमी के बाद स्टेट बैंक ही डिसाइड करती है, थोड़ा सा मुझे आइडिया होता है। मेरा ये ख्याल है कि जो अब इंटरनेशनली पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रही हैं और जो प्राइसेस हम पास ऑन कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे, उसके बाद जब आप देखेंगे कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन में कमी आएगी। पिछले महीने नंबर बहुत बुरा आया था, अब जैसे इन्फ्लेशन में कमी आएगी तो ये जो बात होती है वो ये कि पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट रखना होता है। तो जैसे इन्फ्लेशन कम हो जाएगा तो इंटरेस्ट रेट भी फिर आहिस्ते आहिस्ते कम हो जाएगा। मईशत के अंदर सीरियसली इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से मज़ीद इंपोर्ट की वो डिमांड नहीं कम कर सकते, वो जितना हम निचोड़ सकते थे हमने निचोड़ लिया उसको। मेरा नहीं ख्याल है कि उससे कोई इतना फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक इन्फ्लेशन है, अगर वो इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो उसको पॉजिटिव रखना है। लेकिन आई थिंक कि आप देखेंगे, मेरी अल्लाह ताला से मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1-2 महीने में आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, मिस्टर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे।